पति ने पत्नी को किसी बात पर 3 थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी ने इसके जवाब में अपना सैंडल पति की तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा हो भी जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीन समझी। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया, न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली औरत न वफादार होती है न पतिव्रता। इसे घर में रखना अपने शरीर में मियादी बुखार पालते रहने जैसा है। कुछ रिश्तेदारों ने यह भी पश्चाताप जाहिर किया कि ऐसी औरतों का भ्रूण ही समाप्त कर देना चाहिए। बुरी बातें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती हैं, सो दोनों तरफ खूब आरोप उछाले गए। ऐसा लगता था जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपों का वॉलीबॉल खेल रहे हैं। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई आपत्तिजनक बातें कही। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्ची के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागजों की प्रति थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत, दोनों निर्विकार थे। मुकदमा 2 साल तक चला था। 2 साल से पत्नी अलग रह रही थी और पति अलग। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों को आना होता। दोनों एक दूसरे को देखते ही जल उठते, दोनों गुस्से में तपने लगते, दोनों में बदले की भावना का आवेश होता। दोनों के साथ रिश्तेदार होते जिनकी हमदर्दियों में जरा जरा विस्फोटक पदार्थ भी छुपा होता। लेकिन कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हों। वकील और रिश्तेदार दोनों के साथ होते। दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता कि उन्हें क्या कहना है। दोनों वही कहते। कई बार दोनों के वक्तव्य बदलने लगते, वो फिर संभल जाते। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। पहले रिश्तेदारों की फौज साथ होती थी, आज थोड़े से रिश्तेदार साथ थे। दोनों तरफ के रिश्तेदार खुश थे, वकील खुश थे, माता पिता भी खुश थे। तलाकशुदा पत्नी चुप थी और पति खामोश था। यह महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही टी स्टॉल पर बैठे, कोल्ड ड्रिंक्स लिया। यह भी महज इत्तेफाक ही था कि तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने जा बैठे, लकड़ी की बेंच और वो दोनों। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जो चाहते थे वही हुआ, स्त्री ने कहा। तुम्हें भी बधाई, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की, पुरुष बोला। तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? स्त्री ने पूछा। तुम बताओ। पुरुष के पूछने पर स्त्री ने जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पुरुष बोला। मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। स्त्री की आवाज सपाट थी, न दुख न गुस्सा। जानता हूँ। पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है, पुरुष ने कहा। स्त्री चुप रही। उसने एक बार पुरुष को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पुरुष ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो आज मुझे दहेज का लोभी कहा था। गलत कहा था। पुरुष की ओर देखती हुई स्त्री कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन मैं नहीं। प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। स्त्री ने चाय उठाई। चाय जरा सी छलकी। गर्म चाय स्त्री के हाथ पर गिरी। सी की आवाज निकली। पुरुष के गले में उसी क्षण ओह की आवाज निकली। स्त्री ने पुरुष को देखा। पुरुष स्त्री को देखे जा रहा था। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? पति पूछ पड़ा। ऐसा ही है, कभी वेब्रॉन तो कभी कॉम्बीफ्लैम। स्त्री ने बात खत्म करनी चाहिए। तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती, पुरुष ने कहा। तो स्त्री फीकी हंसी हंस दी। तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? स्त्री ने पूछा।
अस्थमा? डॉक्टर सूरी ने स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है। पुरुष ने जानकारी दी। स्त्री ने पुरुष को देखा, देखती रही एकटक, जैसे पुरुष के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रही हो। इनहेलर तो लेते रहते हो ना? स्त्री ने पुरुष के चेहरे से नजरें हटाई और पूछा। हाँ, लेता रहता हूँ, आज लाना याद नहीं रहा, पुरुष ने कहा। तभी आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी सी है, स्त्री ने हमदर्द लहजे में कहा। हाँ, कुछ इस वजह से और कुछ, पुरुष कहते कहते रुक गया। कुछ तनाव के कारण, स्त्री ने बात पूरी की। पुरुष कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपए महीना भी। हाँ, फिर स्त्री ने पूछा। वसुंधरा में फ्लैट है, तुम्हें तो पता है, मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 4 लाख रुपए फिलहाल मेरे पास नहीं है, पुरुष ने अपने मन की बात कही। वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत तो 20 लाख रुपए होगी, मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए चाहिए, स्त्री ने स्पष्ट किया। बिटिया बड़ी होगी, 100 खर्च होते हैं, पुरुष ने कहा। वो तो तुम 6,000 महीना मुझे देते रहोगे, स्त्री बोली। हाँ, जरूर दूंगा, पुरुष ने उत्तर दिया। 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना, स्त्री ने कहा। उसके स्वर में पुराने संबंधों की गर्द थी। पुरुष उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी स्त्री, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। स्त्री पुरुष को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है यह पुरुष जो कभी उसका पति हुआ करता था, कितना प्यार करता था उससे। एक बार जब गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई, फिर पागलों की तरह वह बचाने चला आया था उसे। खुद तैरना नहीं आता था लाट साहब को और मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। कितना अच्छा है, मैं ही खोट निकालती रही। पुरुष एकटक स्त्री को देख रहा था और सोच रहा था, कितना ध्यान रखती थी। स्टीम के लिए पानी उबालकर जग में डाल देती, उसके लिए हमेशा इनहेलर खरीद कर लाती। सेरेटाइड एक्यूहेलर बहुत महंगा था, हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती और एक्यूहेलर खरीद लाती। दूसरों की बीमारी की कौन परवाह करता है, ये करती थी परवाह, कभी जाहिर भी नहीं होने देती थी। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी मर्दानगी के नशे में रहा, काश जो मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप, दुनिया भर की आवाजों से मुक्त होकर खामोश। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, पुरुष की आवाज में झिझक थी। कहो, स्त्री ने सजल आंखों से उसे देखा। डरता हूँ, पुरुष ने कहा। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो, स्त्री ने कहा। तुम बहुत याद आती रही, पुरुष बोला। तुम भी, स्त्री ने कहा। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ, पुरुष बोला। मैं भी, स्त्री ने कहा। दोनों की आंखें कुछ ज्यादा ही सजल हो गई थीं। दोनों की आवाज जज्बाती और चेहरे मासूम। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते, पुरुष ने पूछा। कौन सा मोड़, स्त्री ने सवाल किया। हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर, पुरुष ने प्रत्युत्तर में कहा। ये पेपर, स्त्री ने पूछा, फाड़ देते हैं। पुरुष ने ये कहते हुए अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए। फिर स्त्री ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ बढ़ चले। घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। दोस्तों, पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अंत में सिर्फ यही कहूंगी कि जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला ना लें कि आपको जिंदगी भर अफसोस हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। शादीशुदा लोगों के लिए बड़ी सीख, संस्कार। मेरी फाइल कहाँ रख दी तुमने?
कब से ढूंढ रहा हूँ। नाराज आदित्य की तेज आवाज बाहर बैठक तक आ रही थी। सास ससुर को चाय देती अन्नू भागकर कमरे में गई। पूरी अलमारी पलटकर बिस्तर पे फैली हुई थी। क्या ढूंढ रहे हैं आदित्य आप? बेवकूफ औरत, कब से आवाज लगा रहा हूँ, अब आ रही हो। मेरी लाल वाली फाइल कहाँ रख दी तुमने? आपने मुझे कब दी? आश्चर्य से अन्नू बोली। और ये क्या हालत बना दी कमरे की आपने? मुझसे बहस मत करो, फाइल नहीं मिली तो ये सब बाहर फेंक दूंगा। 1 मिनट रुकिए, मैं ढूंढती हूँ। इधर उधर अन्नू ने नजर दौड़ाई और बेड के पास ही फाइलों में दबी लाल फाइल मिल गई। अन्नू के हाथ से गुस्से से फाइल छीन आदित्य बिना नाश्ता किए ऑफिस चले गए। दुखी अन्नू ने भी सास ससुर को नाश्ता खिला रसोई समेट दी। अन्नू और आदित्य की शादी को कुछ समय ही हुआ था। हर तरह से संपन्न ससुराल देख अन्नू के पापा ने अपनी लाडली की शादी की थी। आदित्य इकलौता बेटा था घर का। एक बड़ी ननद थी जिनकी शादी हो चुकी थी। ससुर जी भी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। किसी बात की कोई कमी ना थी, लेकिन फिर भी अन्नू खुश नहीं थी। कारण आदित्य का व्यवहार था। जब मूड ठीक होता तो बहुत प्यार से पेश आता और जब मन मुताबिक कुछ ना हो गुस्सा 7वें आसमान पे होता और जो जी में आता बोल देता अन्नू को। सास ससुर कान में रुई डाले बैठे रहते। 1-2 बार अन्नू ने अपनी सास से कहा भी तो उल्टा अन्नू को ही सुनना पड़ा। मर्द तो ऐसे ही होते हैं, तुम मौका ही क्यों देती हो? शांत स्वभाव अन्नू, घर में कलेश ना हो, ये सोच चुप हो जाती। बिस्तर पे लेटी सुबह की घटना के बारे में सोच रही थी कि फोन की घंटी बजी। बेमन से देखा तो सीमा का नंबर फ्लैश हो रहा था। आज अपनी प्यारी सहेली का नंबर देखकर भी अन्नू के चेहरे पे कोई खुशी नहीं आई, ना ही फोन उठाने की इच्छा हुई। थोड़ी देर बाद वापस सीमा का कॉल आया तो अन्नू ने ये सोचकर कि कोई जरूरी काम तो नहीं, फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से हमेशा की तरह चहकती सीमा थी। कैसी है अन्नू? ठीक हूँ सीमा, तू बता कैसी है? चल तैयार हो जा, कल आ रही हूँ तेरे घर। 1 रात रुकूंगी, कुछ ऑफिस का काम तेरे ही शहर में निकल गया है। चल कल मिलती हूँ। और सीमा ने फोन रख दिया। अन्नू को कुछ कहने का या मना करने का मौका ही नहीं मिला। शाम को आदित्य घर आए तो गर्म गर्म समोसे और जलेबी लेकर आए। हाथों में समोसे जलेबी का पैकेट देख अन्नू समझ गई अभी मूड ठीक था आदित्य का। चाय नाश्ते के बाद अन्नू ने सीमा के आने की बात घर में सबको बताई। मूड अच्छा था तो आदित्य भी अन्नू की सहेली के आने की खबर सुन खुश हो गए। अरे ये तो अच्छी बात है, आने दो और तुम भी तैयारी कर लो, आखिर पहली बार कोई आ रहा है तुम्हारे मायके से। आदित्य की बात सुन अन्नू को थोड़ी तसल्ली हुई और खुशी खुशी अपनी सहेली के आने का इंतजार करने लगी। अगले दिन सीमा आ गई। चुलबुली और बातूनी सीमा पल भर में ही अन्नू के सास ससुर से घुल मिल गई। जब आदित्य आए तो वो भी बहुत सलीके से मिले सीमा से। अन्नू भी खुश थी। रात को खाने की सारी तैयारी अन्नू ने कर ली। टेबल पे खाना लगा दिया और सबको सर्व करने लगी। इतने में सब्जी के डोंगे से थोड़ी सब्जी आदित्य के हाथों पे गिर गई। तमीज नहीं है खाना सर्व करने की भी, हाथ जला दिया मेरा। आदित्य ने अन्नू को घूरते हुए तेज आवाज में कहा तो अन्नू बहुत शर्मिंदा हो गई। अन्नू, तो आपकी सहेली तो कहीं से लगती ही नहीं सीमा जी। आप इतनी स्मार्ट और आधुनिक, और अन्नू को देखिए खाना तक ढंग से सर्व करना नहीं आता। जहां सीमा दंग रह गई आदित्य का व्यवहार देख, वहीं सहेली के आगे अपमानित हो अन्नू की आंखें झलक उठी। आदित्य को कुछ जवाब दिए बिना सीमा ने बेमन से चुपचाप अपना खाना खत्म किया और थकान का बहाना कर कमरे में चली गई। रात को सोते समय अन्नू कमरे में पानी रखने आई तो सीमा ने उसे गले लगा लिया। सहेली के गले लग अन्नू टूट गई और बिलख बिलख कर रो पड़ी। तू क्यों इतना बर्दाश्त कर रही है अन्नू? पढ़ी लिखी हो, गलत का जवाब दो और अपने हक और आत्मसम्मान के लिए खुद लड़ना सीखो अन्नू। कहना आसान है सीमा, करना उतना ही मुश्किल। कुछ मुश्किल नहीं है अन्नू, बस हिम्मत चाहिए सही को सही और गलत को गलत बोलने की। बिना कुछ जवाब दिए अन्नू वापस चली गई। सुबह सीमा को भी निकलना था। नाश्ते की टेबल पे सब बैठे थे और अकेली अन्नू आलू के पराठे बनाने में व्यस्त थी। सीमा ने मदद करनी चाहिए तो सासू माँ ने ये कहकर रोक दिया कि 4 लोगों के पराठे भी अकेली नहीं सेक सकती क्या? अरे हाथ जल्दी चलाओगी या सो गई रसोई में? भूल तो नहीं गई सीमा जी की ट्रेन भी है, कभी तो फुर्ती दिखा दिया करो, आदित्य ने खींच से निपोरते हुए कहा।
अपनी सहेली को यूं अपमानित होता देख सीमा की सहन शक्ति जवाब दे गई। वो भूल गई कि वो इस वक्त अपनी सहेली के ससुराल में थी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सब अन्नू से, कैसे लोग हैं आप लोग। और आदित्य जी, क्या आपको इतनी भी समझ नहीं कि अन्नू आपकी पत्नी है, कोई नौकरानी नहीं। मैं कहती हूँ ऐसे तो कोई नौकरानी से भी बात नहीं करता। जब मेरे सामने आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो मेरे पीछे क्या करते होंगे। चुप हो जा सीमा। क्रोधित सीमा को अन्नू चुप कराने लगी। मैं क्यों चुप हूँ अन्नू, ऐसी सहेली बनाती हो बहू तुम। जरा भी तमीज और संस्कार नहीं है इसे। समझा दो अपनी सहेली को कि वो सिर्फ मेहमान है और मेहमान दूसरे के घरों के मामले में नहीं बोलते। सीमा की बातों से बौखलाई सासू माँ ने अन्नू को ही डांटना शुरू कर दिया। तमीज और संस्कार मुझ में है, तभी कल से चुप हूँ माँ जी। अगर तमीज ही सिखानी है तो अपने बेटे को सिखाएं, आप मुझे नहीं, जिसे इतनी भी समझ नहीं कि अपनी पत्नी से कैसे व्यवहार किया जाता है। और आप सब सुन लें, खासकर आदित्य जी, आप, अन्नू आपकी पत्नी है, उसे उसके हिस्से का मान सम्मान तो आपको देना ही होगा, वरना मैं एक समाज सेविका हूँ और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए ही काम करती हूँ। आगे आप खुद समझदार हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। और अन्नू, तुम पढ़ी लिखी आधुनिक लड़की हो, इस तरह हर वक्त ससुराल वालों और पति के तानों को सुनकर कब तक रहोगी। आधुनिक सिर्फ कपड़ों और रहन सहन से नहीं, आधुनिक विचारों से भी होना चाहिए आदित्य जी। अन्नू आपकी पत्नी है और पत्नी का हक होता है मान सम्मान पाना। पत्नी कोई पंचिंग बैग नहीं कि जब चाहा अपना गुस्सा और तनाव उस पर निकाल दिया जाए। सीमा की बात सुन आदित्य बेहद शर्मिंदा हो उठा। अपनी गलती उसे साफ साफ दिख रही थी। सीमा तो वापस अपने शहर चली गई, लेकिन जाते जाते आदित्य को सच्चाई का आईना दिखा गई। साथ ही अपनी सहेली के जीवन को वापस खुशियों से भर गई। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें। तुम्हारी बहू नौकरी नहीं करती। सुनीता अपने नए फ्लैट में बेटे बहू के साथ शिफ्ट हुई थी। आसपास के लोगों से जान पहचान होने लगी थी। एक दिन दोपहर को ऊपर वाले फ्लैट से सुषमा आंटी आई। शीलू, चाय बनाकर लाना, सुनीता ने अपनी बहू शीलू से कहा। शीलू चाय नाश्ता लेकर आ गई। आज बहू घर पर है? सुषमा जी ने पूछा। हाँ। सुषमा, क्यों, क्या हुआ? सुनीता ने पूछा। सुनीता, तुम्हारी बहू नौकरी नहीं करती है? मेरी तो दोनों बहुएं सुबह ही काम पर निकल जाती हैं। सुषमा ने एकदम से बोल दिया। इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी घर पर बैठी हो। आजकल की तो सब बहुएं नौकरी करती हैं, घर पर नहीं बैठती हैं। ये सुनकर शीलू चुप रह गई। सुषमा आंटी को वो जवाब दे सकती थी, पर उसके संस्कारों ने उसे रोक लिया। तभी सुनीता बोली, हमारी तरफ से कोई मना नहीं है, ये शीलू का अपना फैसला है। हम सब इससे खुश हैं। जिसमें शीलू की खुशी है उसमें ही हमारी खुशी है। सुषमा के जाने के बाद सुनीता ने कहा, शीलू, बुरा मत मानना, सबके अपने विचार होते हैं, बड़े तो कह देते हैं। ये सुनकर शीलू मन ही मन सोचने लगी, क्या जरूरी है मैं नौकरी करूं? पढ़े लिखे होने का ये मतलब नहीं कि मैं भी नौकरी करूं, ये मेरा अपना फैसला है। हाँ, मैंने बीएड किया है, कभी भविष्य में जरूरत पड़े तो मैं कर लूं। मुझे अपना घर परिवार संभालना है, मुझे अपने शौक पूरे करने हैं, मुझे मेरे हिसाब से जीना है। तो क्या जरूरी है अपने हिसाब से जीने के लिए नौकरी ही करूं? शोभित की सैलरी से घर चल रहा है तो मैं क्यों भाग दौड़ी करूं? ये किस किताब में लिखा है कि पढ़ी लिखी हर लड़की को नौकरी करनी ही चाहिए? मुझे किस में खुशी मिलती है ये मैंने सोच रखा है। मेरी अपनी कुछ सीमाएं हैं, मेरे अपने सपने हैं, तो क्या वो नौकरी करके ही पूरे हो सकते हैं? मुझे मेरे जीवन की ये शांति अच्छी लगती है। मैं रोज तसल्ली से उठकर घर की हर जिम्मेदारी संभालती हूँ। दोपहर में थोड़ी देर अलसा लेती हूँ, टीवी पर अपने मनपसंद सीरियल देख लेती हूँ, किटी में जमकर मजे करती हूँ, कभी भी कहीं भी चली जाती हूँ, सोसाइटी के हर फंक्शन में सक्रिय रहती हूँ। शाम को सजकर मुझे पति का इंतजार करना अच्छा लगता है। मुझे खुशी होती है जब वो मेरे हाथ के खाने की तारीफ करते हैं। मैं रिश्तेदारी के हर काम में चली जाती हूँ। मुझे छुट्टी के लिए सोचना नहीं पड़ता है। जब मन हुआ मायके निकल लेती हूँ। मैं खुश हूँ। फिर मैं क्यों नौकरी करने की जिम्मेदारी क्यों लूँ? मैं घर पर रहते हुए भी अपनी जिंदगी शांति और खुशी से बिता रही हूँ। मुझे इन सबसे ही खुशी मिलती है, पूरा वक्त मिलता है। मुझे अच्छा लगता है घर पर रहना,
घर पर बैठना। क्यों बोलते हैं घर पर बैठे बैठे कौन से काम हो जाते हैं। घर संभालने के लिए भी कितना मानसिक और शारीरिक श्रम लगता है, ये किसी को पता ही नहीं है। कैसे लोग इस तरह बोल देते हैं, घर पर क्यों बैठी हो। ये तो घरेलू औरतों के श्रम और प्यार का अपमान है। मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने बच्चों का बचपन जी रही हूँ, मैं उनकी देखभाल कर रही हूँ, मैं उन्हें पूरा प्यार समय दे रही हूँ। मैं अपने बच्चों के बचपन की हर हरकत, अटखेलियों की गवाह हूँ, उन्हें मैंने जिया है। मेरे बच्चे मेरे प्यार ममता की छाव में पल रहे हैं। ये मेरा अपना निर्णय है कि मुझे घर पर रहना है, इसे सजाना संवारना है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे घर वालों और अपनों के लिए काम करना बोझ नहीं लगता है, मुझे सुकून मिलता है। जब मैं अपने पति और बच्चों को उनकी पसंद का खाना घर पर बनाकर खिलाती हूँ, मुझे खुशी होती है। जब मैं हर त्योहार की पूरी तैयारी करती हूँ, उसे रीति रिवाज के साथ मनाती हूँ। मुझे त्योहार पर सजना और मेहंदी लगाना भी पसंद है। मुझे इस बात पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं है कि मैं घर पर रहती हूँ। जिस घर को मेरे पति मेहनत से सींचते हैं, मैं उसकी मालकिन हूँ। हाँ, ये मेरा घर है और घर पर रहने से मुझे आत्मिक शांति और सुख मिलता है। हर वीकेंड पर मैं भी परिवार सहित घूम लेती हूँ। हर तरह से मैं जिंदगी का हर पल जी रही हूँ। ये तो जरूरी नहीं है कि मैं अपनी खुशी बाहर ढूंढने जाऊं, मुझे घर में ही खुशी मिलती है। ये मेरा अपना नजरिया है। मुझे मेरा घर संभालना खुशी देता है। दुनिया का सबसे बड़ा सुख है खुद का खुश होना। हाँ, मैं घर पर रहकर बहुत खुश हूँ। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके विचारों का मुझे इंतज़ार रहेगा। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।